जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है सिंध हाई कोर्ट में। अब से कुछ देर बाद जो है वो समाअत होनी है दुआ ज़रा की। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध हाई कोर्ट में और आज की जो है वो ख़बर कि रात में जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक क्या होने वाला है, क्या उस पर होगा, उस पर आज फ़ैसला होगा। अभी जो उम्र बताई गई है 16 से 17 साल उम्र जो बताई गई है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद हैं, बोल न्यूज़ से वाबस्ता हैं। उनसे पूछते हैं, सर रात को रिपोर्ट हमने देखी आई, हमने मंजर आम पे मुख्तलिफ मीडिया पे देखी, अब क्या कहेंगे इस रिपोर्ट का, अब क्या होगा, क्या इस पे जो है वो शकूक से बातें हैं रिश्तेदारों को, जो फैमिली है उनको, या क्या इस पे जो है आगे लाया अमल होगा? देखिए कादिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। शकूक व शुबहात नहीं बल्कि मामला मुझसे आगे चला गया है। वालिद ने, मेहदी अली काज़मी साहब ने ये मेडिकल रिपोर्ट जो है बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दी है और ना सिर्फ मेडिकल बोर्ड को उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, बल्कि जो दुआ ज़हरा की उम्र के तयन से मुतल्लिक जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसको उन्होंने जाली करार दिया है और मुतालबा किया है कि इस जो रिपोर्ट जारी की गई है इसको मनसूख किया जाए और नए सिरे से रिपोर्ट जो है एक साफ़ और शफाफ तरीके से बोर्ड तश्कील देने के बाद जो है वो रिपोर्ट जारी की जाए। उन्होंने जो सेक्रेटरी सेहत को ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि एक तो ये है कि दोनों बार जब एक दफ़ा MLO हुआ, दूसरी दफ़ा जो मेडिकल बोर्ड ने इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिए तो वालिदैन की मौजूदगी में नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर अप्रैल 2008 की उसकी पैदाइश है, लेकिन 16 से 17 साल जो उम्र बताई गई है ये सरासर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत रिपोर्ट है। इसको उन्होंने कहा कि तस्लीम नहीं करते। उन्होंने कहा कि चूँकि माफिया जो पीछे है वो क्रिमिनल भी है, मुख्तलिफ हथकंडे भी इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको खदशा है कि ये रिपोर्ट जो है ख़ास तौर पर दबाव में ला के जो है वो लोगों ने बनवाई है, इसको तश्कील दिया गया है, तो लिहाजा इस रिपोर्ट को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट नए सिरे से जारी करने के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर DNA और साफ और शफाफ तरीके से की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने तफ्तीशी अफसर से भी कहा कि ना वालिदैन से मुलाकात कराई जाए और बच्ची का DNA कराया जाए ताकि सही मानों में जो अदालत की रिक्वायरमेंट भी है और सबको पता भी चलना चाहिए कि बच्ची की उम्र है कितना, लेकिन वो ना सिर्फ कतरा रहे हैं बल्कि मुलाकात भी वालिदैन से नहीं करने दे रहे हैं। तो लिहाजा इसके लिए उन्होंने कहा कि हम इसको तस्लीम नहीं करते। अब चूँकि ये रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट ने जारी करने का हुक्म दिया था, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर वो रिपोर्ट अब आज पेश की जाएगी। अब हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ भी आपके सामने भी बात आई थी कि नई प्लानिंग के साथ पेश किया जाएगा। उनकी कोशिश ये है कि बच्चियां यहाँ से वापस ना जाए। अब सिंध हाई कोर्ट ने तो आज इस रिपोर्ट के बाद ये फैसला करना है कि केस चूँकि बताया गया है कि जो वारदात हुई है, ये जो वाक़या हुआ है, वक़ूआ हुआ है, ये तो पंजाब में हुआ है और वहाँ का कानून है कि 16 साल से बाद की उम्र में शादी हो सकती है। अब सिंध हाई कोर्ट इस बात का तयन करेगी ये केस वहाँ चलेगा या यहाँ चलेगा। अगर 16 साल से भी कम होती तो ये इम्कान ये था कि यहाँ कराची में चलती, लेकिन जो शवाहिद हैं, जो कानून है उसके हिसाब से तो 18 साल सिंध का कानून मौजूद है और 18 साल की उम्र के हिसाब से यहाँ पर ही केस चलना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट को चैलेंज किया गया है। आज कुछ देर पहले मेरे उनके वकील से भी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि अदालत में ये मुद्दा उठाएंगे। अब 2 रुकनी बेंच जस्टिस जुनैद गफ़ार और जस्टिस हमजा सेहतू सर साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी जो बेंच है वो समाअत करेगा। अब ये तकरीबन 12 बजे तक ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि अब इस रिपोर्ट के ऊपर होने क्या जा रहा है। लेकिन आज बड़ी और अहम होगी, बल्कि अब ये भी कह सकते हैं कि इनके दोनों के मुस्तकबिल का फैसला होगा कि क्या कराची में रहेंगी या इनको लाहौर भेजा जाएगा। ठीक है, अभी ये सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त आगे क्या होगा। ये पूरी जो है मीडिया देख रही है, वालिद जो है वो निकाहनामा भी ला रहे हैं आज को, वो अपने तमाम जो नादरा के और उसके बाद जो पासपोर्ट ऑफिस से और जितने भी उनके शवाहिद कानूनी नुकात हैं वो सब चीज़ें ला रहे हैं, ना सिर्फ बच्ची की बल्कि उन्होंने वो अपने शादी, निकाहनामा और तमाम दस्तावेज़ात जो पेश करेंगे, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें तो जाली नहीं हो सकती ना। या तो फिर अगर ये महज अंदाज़ों की बुनियाद पर, क्योंकि ये रिपोर्ट जो बनाई गई है उसमें रिपोर्ट पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर को अंदाज़ा है कि उम्र 16-17 साल है, तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं नादरा के या जितने भी दीगर जो शवाहिद होते हैं वो इसका मतलब वो तो गैर मुअस्सर है, फिर उनकी कोई हैसियत नहीं है, फिर उन रिपोर्ट्स को बनाना नहीं चाहिए, उन दस्तावेज़ात और उन शवाहिद को रखना ही नहीं चाहिए अगर किसी काम के नहीं है तो मतलब ये है कि अब ये बड़ा कुछ होने वाला है कि या तो फिर वो सारी चीज़ें जाली हैं, हम सब की जाली हैं, पूरे पाकिस्तान में जो बनाई दी जाती हैं जाली हैं। फिर अगर कोई भी एक जूनियर डॉक्टर या कोई भी किसी की इन्फ्लुएंस में या दबाव में आके वो रिपोर्ट बना देगा और उसको तस्लीम कर लिया जाएगा तो ये तो कोई नहीं तस्लीम करेगा। इसलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी सेहत से जो एक लीगल वे था उससे रजू किया, बाकायदा तौर पर अदालत से भी रजू किया जाएगा। ठीक है जी नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर जो है शाहिद भाई ने बताई कि बाप ने जो है वो वालिद साहब ने चैलेंज कर दिए रिपोर्ट को, क्योंकि वालिद साहब का ये कहना था कि मैं निकाहनामा जो है उस मुताबिक एज जो है वो कम है, क्योंकि अभी निकाह को टाइम इतना नहीं हुआ तो बच्ची की उम्र कितनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। इस पर जो है वो अब वालिद साहब आएंगे। फैमिली ने जो है इस पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि इस रिपोर्ट को हम मानने से इनकार किया है। इस पर जो है बड़ी खबर जो है हमारे सीनियर रिपोर्टर ने दी। आगे जो भी लम्हा खबर होगी इस पर जो दुआ ज़रा केस पे, तो ये हम आपको यहाँ से देते रहेंगे जी।
इस वक्त आप देख सकते हैं वालिदा किस हद तक परेशान है, किस तरीके से वो रो रही है, किस तरीके से वो परेशान है, वो आप देख सकते हैं वालिदा को। बस खैर कैसी औलाद है यार, किसी की बेटियों को ऐसा ना करें। ये देख सकते हैं अदालत के मनाजिर, क्योंकि इस वक्त जो है वो वालदा में जो है वो पुलिस के बाकी के विलन का किरदार अदा करें। ये देख सकते हैं जहीर को ले जा रही ये देख सकते हैं कि किस तरह कर रहे हैं, क्या हो गया? किस तरह कर रहे हैं, क्या हो गया? रिपोर्ट आई है
اور اسی حساب سے تو عمر جو ہے وہ 16-17 سال بتائی گئی ہے. تو ایک تو ان کے والد نے جو سیکٹری صحت کے پاس ان کو خط بھی لکھا ہے, درخواست بھی دی ہے کہ میڈیکل رپورٹ کو تسلیم نہیں کرتے. اب عدالت میں آج ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے پہلے, کیونکہ وہ سارا جو ہے وہ میلا فرائیڈے پہ بنا ہوا ہے, کیونکہ بچی کے ڈاکومنٹیشن ہمارے برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے اوپر ایجوکیشن ڈاکومنٹ سے لے کے نادرا کے پاسپورٹ سارے ہمارے پاس جین ڈاکومنٹیشن ہے. تو یہ تو جو میڈیکل جو بتائی جاتی ہے وہ میلا فرائیڈے پہ, اور دیکھیں یہ پروبیبلٹی ہوتی ہے, وہ کوئی ڈے اور ٹائم فکس کر کے نہیں بتاتے کہ یہ کتنے اور کب پیدا ہوئی تھی اور کس تاریخ کو پیدا ہوئی تھی, یہ نہیں بتاتے. یہ ہمیشہ یہ دیتے ہیں 16, 17, 15, 16 اس طرح کی, جس طرح سے آپ نے نمرہ والے کیس میں دیکھا تھا. یہ ساری وہی چیزیں ہیں. لازماً انہوں نے جو ہے تھوڑا سا بڑا کر کے لکھا ہے, پر بچی کو عمر اتنی ہے نہیں. تو ہمارے آپ پاس سارے کیا کریں گے, اب ہوگا کیا؟ لازماً جو ڈیسائڈ کرے گی وہ تو کورٹ ڈیسائڈ کرے گی. ہم نے آلریڈی چیلنج کیا ہے, کیونکہ لازماً میڈیکل بورڈ بیٹھے گا. میڈیکل جو افسر نے جس نے بنایا وہ بالکل جونیئر ہے. جج نے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ نے بورڈ بٹھا کر کے آپ نے کرنا ہے, تو آپ کو ان کو بورڈ بیٹھ کے کانسٹیٹیوٹ کر کے آپ نے کرنا چاہیے تھا. تو یہ بورڈ نہیں بیٹھا, 3-4 لوگوں نے اندازاً ایک انداز ڈاکٹر نے بنا کر کے, جس ڈاکٹر نے بنا اس ڈاکٹر نے سگنیچر ہی نہیں کی. میڈیکل لیگل آفیسر جو ہے وہ پولیس سرجن, اس نے اس کا ریکارڈ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو. जगह दे बेटा, जगह दे मैं कौन हूँ चीफ, हट जाओ भाई. अरे जगह दो भाई. दुआ कुछ कहेंगी अपने बारे में? दुआ बेटा अपने केस के बारे में कुछ कहेंगे आप? इधर क्या बोलो है, जगह छोड़ दो. आ जाओ पहुँचा दिया. अपनी बच्ची को देखा, प्यार किया, फिर उसके बाद जज को हमने बोला कि हमें प्लीज़ मिलने दें. बड़ी मुश्किल से टाइम मिला और वो मान गई कि ठीक है मम्मा मैं घर चलती हूँ, मैं अभी बयान देती हूँ. जैसे वो बयान देने के लिए अभी हम बात कर ही रहे थे, वो वाइट कपड़े वाला जो है उसने ना बदतमीज़ी से बोला हो गया, ख़त्म हो गया. उसने बोल दिया, मैंने कहा ना मेरा, मैं मेरी बेटी को हाथ मत लगाएं. उस दिन भी आप हाथ लगाए थे. कहता मैं बाप हूँ. मेहदी ने कहा मैं बाप हूँ, आप बाप नहीं है. कहता नहीं मैं बाप हूँ. और उसके बाद ना वो जो पुलिस वाली है ना, वो उस दिन से लेके आज तक उसको इशारा करती है, तूने माँ को नहीं देखना, तूने ये नहीं करना, तूने नीचे मुँह करना है. उसने 2 चादरें डाली. मैंने कहा अब इसके ऊपर क्यों 2 चादरें डाल रही हैं, इसको सांस आने दे. कहती है नहीं वो अपनी मर्जी से ले रही है. मैं कहा वो तो नहीं ले रही, आप उसके ऊपर डाल रही हैं. फिर उसके बाद उसको इशारे करके, जब हमसे बात करी तब भी इशारा करी थी यूँ करके कि तुम मुझे मत हाँ करो, मत बात करो. फिर मैंने कहा आप उनको नहीं देखो. मैं कहा आप ज़रा उनको नहीं देखें, आप हमें देखें. वो बच्ची को हमने 5 मिनट भी नहीं हुए, हमें 2-3 मिनट ही मिले थे और वो बच्ची मान गई हमारे साथ जाने के लिए. हमें ये हुआ कि शायद बयान लेने के जाने लगे, वो लेके भागे. अब वो फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, अब फिर वही होगा. अच्छा आप लोग एक चीज़ चल रहे हैं, देखिए निकाह तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, वो है ही 14 साल की. अगर आप यहाँ से भी लगाने तो 18 साल का होता है, तो वो उसमें भी नहीं है. अगर ये चीज़ देखी जाए तो वो तो है ही 14 साल की, तो निकाह तो पहले ही वहाँ पे ख़त्म हो चुका है. मौलवी कह रहा मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो वो तो ख़त्म हो गया ना, तो निकाह तो रहा ही नहीं. ये तो जना में चला जाता है, आपको पता है ये चीज़ें. नंबर में सबके सामने कहा था क्या जी मान गई. वो सिखा चाहिए मामा मैं बोलती हूँ चले. वो उससे फ़ौरन ही ख़त्म किया. वाइट कपड़े वाले ने उसका फ़ौरन उसको उठाया और लेके चला गया बदतमीजी हमारे साथ करके. नहीं ये कौन सा तरीका था भाई कि भारी भार ले जाए जज से मिलाए बगैर. जी बोली अभी बोले. वो बोली मेरे घर जाना है, वो बोली मेरे घर जाना है. उसको लेके क्यों भाग रहे हैं, उसको क्यों नहीं स्टेटमेंट देने दे रहे, इसको क्या है मसला.
अरे सार बनाओ यार रास्ता दो खुश कर देंगे उसको, फिर उसको डराएंगे, धमकाएंगे उसको, फिर उसको प्रेशर देंगे उसको, फिर वो कैसे बोलेगी, फिर वही बोलेगी। तो अभी क्या कहा उन्होंने? मुझे क्या कर जाना है, मैं बोलती हूँ मामा, बोलने के भागे, यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई नहीं है। तो आपको उसने बताया कि उसका दबाव है? उसने कहा मैंने घर जाना है, उसने कहा मैं स्टेटमेंट देनी है, लेकिन भागे। उसने घर जाना, आपके घर जाने का क्या है? सबके सामने बोला उसने कि ठीक है पापा मैं बोलती हूँ, और ये लोग उधर जाने के बजाय उधर निकल गए। पंजाब यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है और वो केस है इस निकाह के हवाले से। वो निकाह के अंदर अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आई है वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल का वो फैसला है, वो बयान है जिसके बारे में बात हुई है और आपने थोड़ी रिसर्च की है, उसके बारे में बताइएगा। सर उसमें तो ये बताया गया है कि जो शादी है वो उस काउंसिल के मुताबिक 2 फेजेस में होती है, एक आपका निकाह होता है, एक आपकी रुखसती होती है। निकाह जो है वो किसी भी एज में हो सकता है, जबकि रुखसती जब बंदा बालिग हो जाए, बच्चा या बच्ची आपकी बालिग हो जाए तो उसके बाद रुखसती करा देनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम इस्लामी लिहाज से देखें तो वहाँ पे भी यही है कि जब लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो उनकी शादी करा देनी चाहिए। अब इस लिहाज से देखें तो दुआ ज़हरा भी बालिग ही होंगी, क्योंकि उमूमन बच्चियां 12-13 साल तक बालिग हो जाती हैं। तो अगर इस तरह से देखें तो ये तो ठीक निकाह है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जो निकाहनामा है उनका उसमें 100 किस्म के मसले हैं, इसके अलावा गवाहान होते हैं। अब गवाही कोई नहीं है तो किस किस्म का इनका निकाह हुआ, कल को डिवोर्स हो जाती है तो कौन जिम्मेदारी लेगा। और हम ये देखें कि दुआ ज़हरा जो है अपने पेरेंट्स के इतने सख्त खिलाफ हुई थी, तो अब हम देखें कि इतना भी क्या उसके वालिदैन उस पर क्या जुल्म कर दिया उसके वालिदैन ने, जो वो इतना अगेंस्ट हो गई, उसकी माँ रो रही है। बंदा जितना भी सख्त दिल हो अपनी माँ के आगे तो बंदा जो है वो नर्म पड़ ही जाता है जब अपनी माँ के आंसू देखते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उस बच्ची का क्या हुआ है, क्या उसका ब्रेन वॉशिंग किस तरह से की गई है कि वो इतनी अपनी फैमिली के अगेंस्ट हो गई है। हाँ, और दूसरा जो आपने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात की वो ये बिल्कुल सही बात है कि बलूगत जो है वो खवातीन या लड़कियों की 12-13 साल में हो जाती है और वो जाहिर है फिर उसके बाद, लेकिन एक कानूनी सुकम तो है ना। ये देखें पंजाब के अंदर ये निकाह हुआ है, पंजाब में शायद ये लॉ अभी नहीं है, लेकिन सिंध में जहाँ ये मुकदमा चल रहा है इस वक्त, सिंध में चाइल्ड मैरिज एक्ट नाफिज है और वो उसके तहत उन्होंने कह दिया है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी गलत है, खिलाफ कानून है। तो एक तरफ अब ये बड़ा पेचीदा मामला बन जाएगा, एक तरफ इस्लामी नजरियाती काउंसिल का जिक्र हुआ है अदालत के अंदर और दूसरी तरफ जहां ये मुकदमा चल रहा है वहां पे जो राइट्स कानून है वो सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि, मेरे ख्याल में जो सूरत हाल बनने जा रही है वो ये बनने जा रही है कि सिंध हाई कोर्ट जो अगवा का मुकदमा है वो तो शायद खिलाफ फैसला दे दे दुआ ज़हरा की फैमिली के, लेकिन वो फिर बॉल जो है वो कोर्ट में फेंकेंगे लाहौर हाई कोर्ट के, जहां पे फैसला ये होगा कि ये निकाह जो है वो दुरुस्त है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब जो है गेम शिफ्ट होने वाला है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ। जी शबीर साहब, हम देखें कि शुरू दिन से यही चल रहा है कि पहले जब बच्ची गायब हुई तो ये कहा जा रहा था कि वो अगवा हो गई है। अब जब उसके वालिद ये कह रहे हैं कि एक रैकेट है, माफिया है जिसने बच्ची को उस तरह से अगवा कर लिया, बेला पुस्ताख उसको ले गए हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब ये सारी चीजें शिफ्ट हो रही हैं। अब इनकी शादी पे बात आ गई है, ये ज़हीर अहमद ने जी अगवा तो किया नहीं है, अपनी मर्जी से गई है, तो यहाँ पे अब शादी पे डिस्कशन होगी कि शादी जो है वो सही है, निकाहनामा ठीक है या नहीं है। लेकिन जो मेन चीज है कि बच्चियों को अब सिर्फ दुआ ज़हरा नहीं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो कि इस तरह से गायब हो जाती हैं और आगे जाके स्मगल भी होती हैं। स्मगलिंग करना और लड़कियों को दूसरे मुल्क भेज देना काम के लिए, ये चीज है, रियलिटी है, ये नहीं कि ये फेक है, इस तरह से कुछ है नहीं। अब इन चीजों को भी तो पकड़ने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत जरूरत है। और वो जो हमने कल प्रोग्राम में भी किया था कि फैसल ईदी साहब का जो स्टेटमेंट था कि जी बच्चियां और बच्चे दोनों ही
یہاں سے ہیومن اسمگلنگ کے ریکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور مڈل ایسٹ چلے جاتے ہیں. کچھ کیسز کے اندر یورپ تک لڑکیاں چلی جاتی ہیں اور وہاں پر پھر وہ پروسٹیٹیوشن رنگ کا جو ہے شکار ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے. گو کہ یہ اتنا ہائی پروفائل کیس اب دعا زہرا کا بن گیا ہے جس کے اندر شاید اگر وہ خدا نخواستہ وہ رنگ اگر اس میں ایکٹیو بھی تھا تو وہ اب بہت ہی چوکنا ہوگا اور وہ بہت ہی الرٹ ہوگا, کیونکہ ان کی ایک ایک موو پر عدالت اور عدالت کے پریشر کے اوپر سیکیورٹی ایجنسیز اور جو پولیس ہے وہ سبوں کی نظر ہوگی. تو یہ اتنا اب آسان نہیں رہے گا. لیکن ہاں ایک بات, اگر واقعی دعا زہرا ولنگلی یہ کام نہیں کر رہی یہ سارا کچھ اور اس کو کوئی فورس کر رہا ہے یا اس کا کسی نے برین واش کیا ہے, تو یہ پھر ایک بہت ہی منظم کسی گروہ کا کام ہے. کیونکہ اس طرح سے کسی بھی پتھر کا بھی دل پسیج جائے کہ اگر اس کی ماں بلک بلک کے رو رہی ہو, باپ جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے عدالتوں کے اور تھانوں کے اور سیاسی رہنماؤں کے گھروں کے چکر لگا رہا ہو, تو اگر کچھ بھی ذرا سا بھی کوئی نرم گوشہ ہوتا اپنے والدین کے لیے دعا زہرا کے دل میں تو کچھ تو وہ موو کرتی, لیکن اس کو 1 انچ موو نہیں کیا. تو اب سارا معاملہ جو ہے میرے خیال میں قانونی رہ گیا ہے اور قانون کے اندر جو 2 چیزیں سامنے آئی ہیں, ایک اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ اور دوسرا جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ مقدمہ جہاں پر جو ہے اب یہ سارا فیصلہ ہوگا. تو آج اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ سندھ ہائی کورٹ جو کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ دے گی دعا زہرا کے معاملے کے اوپر, وہ کیا کہتے ہیں اپنے فیصلے میں, کیونکہ وہ فیصلہ بڑا معنی خیز ہوگا اور اس کے نتیجے میں پتہ چلے گا کہ دعا زہرا دوبارہ وہ کہ یہ بات تو صاف ہے کہ اب وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو نہیں جانے والی, وہ اگر اب دارالامان جائے گی یا اپنے شوہر جو مبینہ شوہر ہے اس کا ظہیر احمد اس کے ساتھ خوشی خوشی اپنے پنجاب گھر چلی. جی اشرف شبیر صاحب, ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے, دعا زہرا کے کیس الگ ہٹ کے ہم بات کریں, کوئی بھی اس قسم کا ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں ہائی لائٹڈ ہو, اب وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ میں جس بندے کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں, جیسے دعا زہرا ظہیر احمد اس کو لے کے جا رہے ہیں, اس کے والد آ رہے ہیں, تو وہاں پہ یہ جو ہمارے صحافی ہیں رپورٹرز ہیں کس طرح سے, میں کہتی ہوں کہ بندہ سوال بھی پوچھتا ہے تو تھوڑا آرام سے پوچھتا ہے, طریقے سلیقے سے پوچھتا ہے, تو وہ سوال ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل کھا دینے والے سوال ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ کتنا شور مچایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے وہاں پہ, کتنی ہڑبڑی ہوتی ہے. ہم ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پولیس والے ان بچوں کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں, لوگوں نے دھاوا بولا ہے, تو اس چیز پہ بھی تھوڑے سے ایتھکس ہونے چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو ابھی اصل میں دیکھیں ہمارے ہاں کوئی چیز بھی جو ہے وہ اس طرح سے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹریم لائن تو کوئی چیز ہے نہیں یہاں پر پاکستان کے اندر. کسی کے اوپر کسی ملزم کو لے کے آتے ہیں تو منہ پہ غلاف پہنا کر کے لے آتے ہیں, جیسے پتہ نہیں اس کو کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نمرا کاظمی کے کیس کے اندر جو ہے وہ بلینک شروع میں جب آئی تو اس کا چہرہ بالکل بھی ویزیبل تھا, وہ آ گئی, اور جب دعا زہرا پہلی مرتبہ عدالت میں پیش ہوئی تو اس کو جو ہے نقاب کر دیا گیا تھا. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ایسا کیا ہونے والا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو کہ اب یہ جو ڈیفائن کی گئی ہے ایج ایز پر میڈیکل رپورٹ کو کہ یہاں پہ یہ کانسپریسی تھیوری بھی اب آ گئی ہے کہ یہ سول ہاسپٹل کی رپورٹ ہے اور سول ہاسپٹل ظاہر ہے سرکاری ہسپتال ہے اور سرکاری ہسپتال کے اندر اثر و رسوخ کسی کا بھی چل سکتا ہے, تو کہیں اس کو بھی ٹیمپر نہ کر دیا گیا ہو اس میڈیکل رپورٹ کو. ایک کنٹروورسی اب یہ بھی سامنے آ رہی ہے. تو میرے خیال میں اب کنٹروورسیز در کنٹروورسیز یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سمپل جو چیز ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک مقدمے کا فیصلہ ابھی تھوڑی دیر میں سیٹل کر دینا ہے. وہ اغوا کا مقدمہ تھا اور اغوا کا مقدمہ تو صاف کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ لڑکی کسی صورت بھی اپنے ماں باپ کے پاس جانے کو تیار نہیں اور وہ خوش ہے جو اس کا مبینہ شوہر ہے. اب دوسرا اس کی نکاح کا معاملہ اور اس کی رخصتی کا معاملہ وہ جائے گا لاہور ہائی کورٹ. اب لاہور ہائی کورٹ کیا کرتا ہے اس پہ فیصلہ, وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو فیصلے کو سامنے رکھتا ہے, یا مجھے نہیں پتا کہ پنجاب میں رائج اس وقت چائلڈ میرج ایکٹ کے حوالے سے کیا قانون رائج ہے, وہاں پہ 16 سال ہے یا 18 سال ہے, سندھ میں 18 سال ہے, یہ ہمیں پتا ہے. تو اب وہ کانفلکٹ جو ہے وہ وہاں پہ سیٹل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہم بس کمنٹس آ رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ, وہ ہم دیکھتے ہیں. ذیشان رضا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ کل دعا کا کیس کور تھا,
होपफुली बट नॉट टुडे। कल बाकी हम देख सकते हैं कि वो बच्ची ने जी काला जो है उसको हिजाब करवाया हुआ था, पूरा उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी और इसके अलावा जो है वो वाइट चादर थी, लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा बेहतर था। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अशरा मुगल ने कमेंट किया था कि जाना चाहती है दुआ अपने माँ बाप के साथ, ठीक है। इसके अलावा वो कहती हैं कि सफेद कपड़े वाले को पकड़ा जाए, कौन है वो, अल्लाह मदद करे दुआ और उसके माँ बाप की। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, अब ये सफेद कपड़े वाले जो होते हैं ना, वो सादा लिबास वाले होते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि सादा लिबास वाले कौन होते हैं, ठीक है। तो वो तो खैर पुलिस होगी या CID होगी, जो भी होगी, जो उसके साथ आती है और उसको लेकर के जाती है। लेकिन इशू जो है वो सारा का सारा ये है कि ये केस इतना हाई प्रोफाइल है कि ये इतनी जल्दी डाई डाउन नहीं होगा। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, इस पे क्रेडिट मेरे ख्याल में हम सबों को जाना चाहिए, सिर्फ हमें नहीं। हम जैसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इस इशू को जिंदा किए रखे हैं, और इसमें कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है। बहुत इंपॉर्टेंटली मैं नाम लेना चाहूंगा शैला रजा साहिबा का, जो सिंध की मिनिस्टर हैं। उन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और बड़ा पॉजिटिवली प्ले किया है। एक जो पहलू इसके अंदर, इसके पूरे केस के दौरान जो है वो दबे दबे लफ्जों में लोगों ने बात की है, लेकिन क्योंकि हम डिजिटल पर हैं हम ये बात कर सकते हैं कि इसके अंदर एक जो फिकही मामला उठाने की कोशिश की गई है, मेरे ख्याल में उसको नेगेट करने की बहुत जरूरत है। उसको बार बार नेगेट करने की जरूरत है कि भाई ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसी शिया सुन्नी हिंदू ईसाई किसी का भी मामला नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारे जो कमेंट्स आ रहे हैं उनमें कहा जा रहा है कि ये जो सफेद कपड़ों वाला है ये उस गैंग का बंदा है। तो ठीक है, ये बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह की बातें काफी करते सारी हैं। बातें करेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें कि दुआ ज़हरा के अलावा जो केसेस हुए निम्रा काजमी का, उसमें उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी वहां पे भी ये कह दिया गया कि हाँ जी ये बालिग है और ये कर सकती है, जबकि उसकी वालदा का बिल्कुल ऑपोजिट कहना था। लेकिन दुआ ज़हरा का जो केस है, अब उम्मीद तो ये की जा सकती है कि वो जाए अपने वालिदैन से मिले। बिल्कुल मिलना चाहिए। देखें, अगर फर्ज करें कि सारी चीजें सेटल भी हो जाए कि जी निकाह है, रुखसती भी जायज है, मियाँ बीवी है, तो भाई उसका अपने पेरेंट्स से मिलना तो बनता है ना। ये अगर उसके पेरेंट्स की ये ख्वाहिश है तो मेरे नजर में ये बड़ी लेजिटिमेट ख्वाहिश है, ये बिल्कुल जायज ख्वाहिश है। और इससे इनकार जो है ये हर सूरत में दुआ ज़हरा के ऊपर जो है वो कुछ गलती शेड डालती है, क्योंकि ये नाफरमानी में भी आ जाती है बात। हमारे माशरे में तो वैसे भी वालदैन की नाफरमानी और मजहब के अंदर खास तौर से वालदैन की नाफरमानी जो है बड़ी बुरी समझी जाती है। ठीक है, तो ये भी एक बात है। ये कहा जा रहा है कि गैंग है, प्लीज इंसाफ किया जाए बच्ची के लिए। ठीक है ठीक है, उस बच्ची को बचाया जाए। तो यहाँ बाकी कुछ लोगों का, तो जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, हम देख सकते हैं कि जो आधे लोग हैं उनका ये कहना है कि ये गैंग है इसके पीछे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इस केस को ऐसे ही हाईलाइट किया जा रहा है, बच्ची अपनी पसंद से भाग के गई है तो वालिद क्यों पीछे पड़े। अब यहाँ हम देखें कि कौन से वालिदैन होते हैं जो अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा करें, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दें, जाने दें, कोई भी नहीं। आप हम अगर ये चीज खुद पे रख के सोचें कि हमारे घर के जो छोटे बच्चे, हमारी बहन भाई हैं, खुदा न ख्वास्ता उनके साथ इस किस्म का वाकया होता है या वो इस तरह से बच्चे ट्रैप होकर चले जाते हैं, तो क्या हम उनको जाने देंगे ये सोच के जी हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हमें अपने फिक्र होती है अपनी फैमिली मेंबर्स की, तभी हम अप्रोच करते हैं उनको। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखें, ये हमारे फैमिली सिस्टम के ऊपर भी एक तरह से चोट आएगी इस सारे सूरत हाल को देखते हुए। तो ये सूरत हाल जो है ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब ये गैंग वाली बात अभी मैं मैसेजेस में देख रहा हूँ, ज्यादातर जो मैसेजेस हैं वो हमारे गैंग के हवाले से हैं, और ये हमारा पहले दिन से शुबा था कि ये कोई वाकई कोई मुनज़्ज़म गैंग है जो कि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। इसने ही इसका, देखें, इसके ऊपर बड़ी मेहनत की गई है, ये एक दिन की बात नहीं लगती मुझे। दुआ ज़हरा जिस तरह से मुतनफ़िर है अपनी फैमिली के से, वो किसी एक आदमी का, ये किसी एक शख्स का काम नहीं है, ये मोहब्बत का भी काम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ज़हीर अहमद की मोहब्बत में इतनी कशिश है कि वो इतनी मुतनफ़िर हो जाए अपने वालिदैन से। तो मुझे लगता है कि ये सूरत हाल जो है वो अगर फर्ज करें अदालत में ये सेटल भी हो गई तो माशरे के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बनेगी आगे चल के। और खुदा ना खास्ता मैं अगर जो कह रहा हूं इस वक्त वो शायद गलत हो जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि कल को ये खबर इस तरह से भी आएगी कि जी दुआ ज़हरा की कोई नाराजगी हुई
اور وہ پتہ نہیں وہاں سے اور فلانے ملک سے پائی گئی اور اس کا شوہر وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں چلی گئی تھی, وہاں ان کے شوہر سے ان کی بنی نہیں اور وہ اب کسی مشکل کا شکار ہے. لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے اس کے اندر کہ ماں باپ سے ملنے کے بعد انہوں نے دعا زہرا میں کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, زہیر کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا ناظرین, اس کے علاوہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دعا زہرا نے آخر کار کہہ دیا ہے اپنے والدین سے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں, میں ظہیر احمد کے ساتھ نہیں جانا چاہتی. دعا کے جو والد تھے وہ شروع دن سے اسی کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ میری بچی کو ایک بار مجھ سے ملنے دیا جائے, میں اس سے اکیلے میں پوچھ لوں کہ کیا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں. لیکن کیونکہ بچی جو ہے وہ بیان دے رہی تھی کہ مجھے والدین سے ملنا ہی نہیں ہے, مجھے ان کو دیکھنا ہی نہیں ہے, لیکن اب یہ چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ واقعی دعا کو پریشرائز کیا گیا تھا, اس کا برین واش کیا گیا تھا, اس کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا. اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ٹین ایج بچے ہوتے ہیں, کم سن بچے ہوتے ہیں, ان کو ڈرانا دھمکانا, ان کو دماغی طور پہ پریشرائز کرنا کتنا آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ بچے ڈر جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ایک چیز ہوتی ہے نا, بچوں کو خوف ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو ڈانٹیں گے ماریں گے, تو اس بچی کو بھی وہی تھا. لیکن اب یہ اچھی بات ہے کہ دعا جو ہے وہ اپنے والدین سے ملنے کی خواہش مند ہے اور وہ یہ کہہ رہی کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. بڑی زبردست بات ہے, یہ تو بہت ہی بریکنگ خبر ہے. اگر یہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کرزما یا جو کہ انہوں نے اس کے اوپر ایک عمل کیا ہوا تھا شاید وہ ٹوٹ گیا, اور وہ عدالت کے اندر اپنے والدین کے آنسو کی وجہ سے یا پھر جج صاحب کے سمجھانے کی وجہ سے, جس وجہ سے بھی صحیح, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ ٹریک جو ہے بالکل درست ہو گیا ہے. اور میرے خیال میں یہ ہیپی اینڈنگ ہی ہونی چاہیے کہ دعا زہرا اب اس کا نکاح ہے نہیں ہے, اس کی شادی جائز ہے ناجائز ہے, یہ اس بحث سے قطع نظر کم سے کم وہ اپنے والدین کے ساتھ گھر جانا چاہ رہی ہے, ان کے گھر پہ رہنا چاہ رہی ہے. یہ ایک بہت ہی لاجیکل اور ریزنیبل کلمنیشن ہے اس پوری سٹوری کی. یہ جو پورا ڈرامہ انفولڈ ہوا تھا پچھلے 1.5-2 مہینے کے اندر, میرے حساب سے یہ اس کا ہائی پوائنٹ ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے. اور عدالت میں دیکھیں اگر وہ کئی بار بار کہتی تو اس کی کوئی قانونی وقت نہیں ہوتی. اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر کے اگر یہ بات کی ہے تو پھر یہ تو قانون کے اس میں آ جاتی ہے اور کورٹ اس کو ضرور مد نظر رکھے گی. اور یہ بالکل, اور یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر اب دعا زہرا جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہ رہی تو ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی یہ جو پورا معاملہ چل رہا تھا, سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے ہیومن اسمگلنگ ریکٹ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پکڑا جائے. اس کے علاوہ بس کمنٹ آیا ہے راجا کامران نیوز کا کہ بغیر ولی کی پرمیشن کی جب نکاح کو لیگل قرار دیا جائے تو یہ مسائل ہوں گے, گراؤنڈ لیول پر اس کو حل کرنا چاہیے, ورنہ اس طرح کے واقعات روکے نہیں جا سکتے. بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے کہ واقعی ہمیں جو ہے ایک تو نکاح کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں, اور یہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ نکاح کرنے کے ٹائم آپ کا گواہان کا ہونا لازمی ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی کی طرف سے بھی فیملی ممبرز ہوتے ہیں, لڑکی کی طرف سے بھی, اور جب نہیں ہوتے تو یہ باقی شادیاں کرنا کورٹ میرج, اور یہ تو خیر الگ ہی معاملہ ہے کورٹ میرج کا. لیکن ظاہر سی بات ہے جو کم سن بچے ہوتے ہیں ان کا برین واش کرنا اتنا آسان ہوتا ہے اور اس طرح سے ان کو بھڑکا دیا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح ہو جائے گا, اور تو پھر وہ جو بچے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. دیکھیں ابھی تازہ ترین یہ ہے کہ یہ جو بات دعا نے کی ہے گھر جانے کی وہ یہ ہے, وہ اس نے ججز کے چیمبر میں کی ہے اپنے پیرنٹس سے ملاقات کے اندر. اب اس کو فارملائز کرنے کے لیے اس کو جج کے سامنے ایک بیان, کورٹ کے سامنے ایک بیان دینا پڑے گا, اور کورٹ کے سامنے وہ بیان جب دے گی تو اس کو پھر قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی. اس کے والد نے ابھی استدعا کی عدالت سے کہ جی اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا چیمبر میں, عدالت میں اس کا بیان لیا جائے. گو کہ عدالت ابھی اس کو دیکھ رہی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عدالت نے آج ہی وہ بیان بھی دیکھنا ہے اور عدالت نے آج ہی اس کے اوپر فیصلہ بھی دینا ہے. تو میرے خیال میں ابھی یہ آن گوئنگ کیس ہے, تھوڑی دیر میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر یہ مزید ڈیولپ ہو جائے گا, مزید صورتحال واضح ہو جائے گی. میرے خیال میں ابھی ہمیں اس وقت تک کے لیے اس معاملے کو اس حد پر ہی رکھنا چاہیے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے چیمبر میں ہی صحیح اپنے والدین سے ملاقات کی ہے, یہ پازیٹو ہے. دوسری پازیٹو بات بقول اس کے والد کے کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے, دوسری پازیٹو بات ہے. تیسری پازیٹو بات اگر یہ ہو جائے کہ عدالت میں بھی وہ کورٹ میں کھڑے ہو کر کے بھی یہی بیان دے دے تو پھر ظاہر عدالت کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ چلے. جی امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ بس اللہ کرے اب یہ جو دعا زہرا والے کیس سالو ہو, بچی والدین کے پاس آ جائے, کیونکہ ہم دعا کے والدین کو شروع دن سے دیکھ رہے ہیں
16 अप्रैल को बच्ची गायब हुई थी। तब से अब तक हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं उसके वालिद की जानिब से। रमजान ट्रांसमिशन में उसकी वालिदा गई है, वहां पे जाके वो जिस तरह से इमोशनल हुई हैं। इसके अलावा भी वीडियोस हम देखते हैं कि किस तरह से उसके वालिदैन परेशान थे। तो अल्लाह ऐसे किसी भी वालिदैन को इतनी परेशानी से ना गुजारे, क्योंकि उनका जो दुख दर्द है वो कोई भी नहीं समझ सकता, जिससे गुजरती है सिर्फ उसी को पता होता है। तो अब यही उम्मीद की जा सकती है कि दुआ जो है अपने वालिदैन से मिले और हंसी खुशी हैप्पी एंडिंग हो इनकी। और ये जो अगर कोई गैंग है इसके पीछे पूरा माफिया है, उनको भी पकड़ा जाए, क्योंकि आज दुआ ज़हरा है, खुदा ना वास्ता कल को कोई और लड़की भी हो सकती है। और हर वालिदैन जो है वो दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरह नहीं होते। वो यही कहते हैं कि चलो बच्ची चली गई है तो हमारी इज्जत का मामला है, लेकिन दुआ ज़हरा के जो वालिदैन है उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है कि अपनी बच्ची को वापस किया है। बेहतरीन, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आज अदालत जो फैसला दे उसमें कुछ बेहतरी नजर आए। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सबके लिए है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं काइंडली से जितना शेयर कर सकते हैं करें। आज कोर्ट रूम में, आज कोर्ट के अंदर जज साहब ने ह्यूमैनिटी की बेसिस के ऊपर बच्ची से कोर्ट रूम में जो रूम होता है कोर्ट में, उधर बच्ची से मेरी मुलाकात कराई, मेरी और मेरी वाइफ की, यानी बच्ची के माँ बाप से बच्ची की मुलाकात कराई। वहाँ पर बच्ची मेरे गले लग के रोई। उसने जो है, मैंने उसे जब प्यार से सारा उसके ऊपर जो अंडर प्रेशर स्टेटमेंट्स देती रही थी, मैंने उसे प्यार से बात की, प्यार से सीने से लग के मेरे रोई। उसके बाद मैंने उसे कहा कि जज साहब के सामने चल के बेटा स्टेटमेंट दे दो कि मैं अपने घर वालों के साथ जाना चाह रही हूँ। उसने कहा ठीक है। इतनी देर में पुलिस वहाँ खड़ी थी सामने, वो देख रही थी लेडी पुलिस वाली, और उतनी में देर में पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने कहा जनाब आपका टाइम पूरा हो गया, बस इतना ही था। अभी मेरा 5-7 मिनट का टोटल टाइम मुलाकात हुई थी। इन्होंने जो ही सेस किया कि ये बच्ची रजामंद हो गई है, ये तो घर चली जाएगी, तो साथ ही पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने आकर जो है वो बच्ची का बाजू पकड़ा और खींचते हुआ, वही सफेद शलवार कमीज वाला आदमी मूंछों वाला, उसने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ा। मैंने उसे कहा तू किस रिश्ते से बच्ची का हाथ पकड़ रहा है और तू कौन होता है? कहता है मैं बच्ची का बाप हूँ। मैंने कहा बच्ची का बाप मैं हूँ, तू नहीं है। वो खैर वो खींचते हुए बच्ची को ले गए। मैं बोलता रहा वहां पे, बच्ची जज के आगे स्टेटमेंट देना चाह रही है जी, बच्ची को जज साहब के सामने लेके जाया जाए। उन्होंने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, बच्ची की स्टेटमेंट होगी, बस हम जा रहे हैं इसे लेकर। मैं दौड़ता हुआ, मैं और मेरे वकील साहब दौड़ते हुए जज साहब के पास गए। हमने जाके जज साहब से रिक्वेस्ट की है कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है, बच्ची घर जाना चाह रही है। जज साहब ने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट हो गई, बस खत्म, स्टेटमेंट हो गई। बार बार स्टेटमेंट, रोज रोज स्टेटमेंट नहीं होती। मेरा सवाल है जी, बच्ची उस दिन अंडर प्रेशर थी, उसने जो बोला डर खोफ में बोला। आज वो बोल रही है मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाह रही हूँ, उनके साथ जाना चाह रही हूँ, मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। ये कौन सा जुल्म है भाई? कौन सा मुल्क में मैं बैठा हुआ हूँ? एजेंसियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डीजी रेंजर से रिक्वेस्ट है, मेरी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बच्ची को बचाया जाए। वो घर जाना चाह रही है मेरे साथ उसे भेजा जाए, प्लीज मेरी मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सबके लिए है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं काइंडली से जितना शेयर कर सकते हैं करें। आज कोर्ट रूम में, आज कोर्ट के अंदर जज साहब ने ह्यूमैनिटी की बेसिस के ऊपर बच्ची से कोर्ट रूम में जो रूम होता है कोर्ट में, उधर बच्ची से मेरी मुलाकात कराई, मेरी और मेरी वाइफ की, यानी बच्ची के माँ बाप से बच्ची की मुलाकात कराई। वहाँ पर बच्ची मेरे गले लग के रोई। उसने जो है, मैंने उसे जब प्यार से सारा उसके ऊपर जो अंडर प्रेशर स्टेटमेंट्स देती रही थी, मैंने उसे प्यार से बात की, प्यार से सीने से लग के मेरे रोई। उसके बाद मैंने उसे कहा कि जज साहब के सामने चल के बेटा स्टेटमेंट दे दो कि मैं अपने घर वालों के साथ जाना चाह रही हूँ। उसने कहा ठीक है। इतनी देर में पुलिस वहाँ खड़ी थी सामने, वो देख रही थी लेडी पुलिस वाली, और उतनी में देर में पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने कहा जनाब आपका टाइम पूरा हो गया, बस इतना ही था। अभी मेरा 5-7 मिनट का टोटल टाइम मुलाकात हुई थी। इन्होंने जो ही सेस किया कि ये बच्ची रजामंद हो गई है, ये तो घर चली जाएगी, तो साथ ही पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने आकर जो है वो बच्ची का बाजू पकड़ा और खींचते हुआ, वही सफेद शलवार कमीज वाला आदमी मूंछों वाला, उसने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ा। मैंने उसे कहा तू किस रिश्ते से बच्ची का हाथ पकड़ रहा है और तू कौन होता है? कहता है मैं बच्ची का बाप हूँ। मैंने कहा बच्ची का बाप मैं हूँ, तू नहीं है। वो खैर वो खींचते हुए बच्ची को ले गए। मैं बोलता रहा वहां पे, बच्ची जज के आगे स्टेटमेंट देना चाह रही है जी, बच्ची को जज साहब के सामने लेके जाया जाए। उन्होंने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, बच्ची की स्टेटमेंट होगी, बस हम जा रहे हैं इसे लेकर। मैं दौड़ता हुआ, मैं और मेरे वकील साहब दौड़ते हुए जज साहब के पास गए। हमने जाके जज साहब से रिक्वेस्ट की है कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है, बच्ची घर जाना चाह रही है। जज साहब ने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट हो गई, बस खत्म, स्टेटमेंट हो गई। बार बार स्टेटमेंट, रोज रोज स्टेटमेंट नहीं होती।
मेरा सवाल है जी, बच्ची उस दिन अंडर प्रेशर थी, उसने जो बोला डर खौफ में बोला, आज वो बोल रही है मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाह रही हूँ, उनके साथ जाना चाह रही हूँ, मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। ये कौन सा जुल्म है भाई, कौन सा मुल्क में मैं बैठा हुआ हूँ। एजेंसियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डीजी रेंजर से रिक्वेस्ट है, मेरी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बच्ची को बचाया जाए। वो घर जाना चाह रही है मेरे साथ उसे भेजा जाए, प्लीज मेरी मदद की जाए।